नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, नई पुस्तक लाई हूँ आप लोगों के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और एक बहुचर्चित लेखिका की पुस्तक आई है। ये है 10 प्रतिनिधि कहानियाँ उर्मिला शिरीष जी। किसी परिचय की मोहताज नहीं है, इनका बहुत नाम है और यह सीरीज निकाली है किताब घर प्रकाशन दिल्ली ने। और इस कहानी संकलन में उर्मिला जी की 10 प्रतिनिधि कहानियां हैं। यह हार्ड बाउंड में है, 2024 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 550 रुपये, पृष्ठ 228। तो परिचय देना चाहूँगी। उर्मिला जी का भोपाल निवासी है। इन्होंने एमए किया है, पीएचडी और डीलिट भी किया है। कहानीकार, उपन्यासकार हैं। इन्होंने जीवनी लिखी है और अनेक पुस्तकें आ चुकी हैं। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश लेखक संघ का पुरस्कार मिल चुका है। डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ पुरस्कार मिल चुका है। कमलेश्वर कथा सम्मान, निर्मल पुरस्कार, वागीश्वरी पुरस्कार, समरस्कृति साहित्य पुरस्कार, ये सब मिल चुके हैं। इनकी कहानी पर टेली सीरियल बन चुका है। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली की जनरल काउंसिल की सदस्य हैं ये। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से प्राध्यापक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वतंत्र लेखन। और फ्लैप पर मैं बता देती हूँ, लिखा गया है इनके बारे में, इस पुस्तक के बारे में, कि 10 प्रतिनिधि कहानियाँ सीरीज किताब घर प्रकाशन की एक महत्वाकांक्षी कथा योजना है, जिसमें हिंदी कथा जगत के सभी शीर्षस्थ कथाकारों को प्रस्तुत किया जा रहा है। और आगे कहते हैं कि हमें विश्वास है कि इस सीरीज के माध्यम से पाठक सुविख्यात कथाकार उर्मिला शिरीष की प्रतिनिधि कहानियों को एक ही जिल्द में पाकर सुखद पाठ के संतोष का अनुभव करेंगे। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है उर्मिला जी ने अपने जीवन साथी, दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत शिरीष को। और उसके पश्चात आत्मकथ्य में लिखती हैं ये कि ये सभी कहानियाँ मेरे लेखन के बहुआयामी पक्षों को तो उद्घाटित करती ही हैं, मेरे लेखन के उस चेहरे को भी सामने लाती हैं जिस पर भावनाओं, संवेदनाओं और मानवीयता की झलक दिखाई देती है। मैं स्वयं को स्वयं के प्रति ईमानदार रखने की कोशिश करती हूँ और यही ईमानदारी और संघर्ष मेरे लेखन की ताकत है, वरना कब के फना हो गए होते। जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। इस संकलन में 10 कहानियां हैं जो इस कालखंड का आईना है। सामाजिक, वैचारिक, मनोवैज्ञानिक कसौटी पर कसी गई कहानियां हर तरह से आईने पर डाली रोशनी की चोंध वापस करती हैं। अश्रु पोषित कथानक संघर्ष की राह पकड़े हैं और पात्र कहीं हारने लगते हैं तो तिनके का सहारा पाकर फिर उठ खड़े होते हैं। समाज में स्त्री को दोयम दर्जा मिला है, इसे भी परिलक्षित करती हैं कहानियां। कहीं स्त्री मजबूत होकर अपना सहारा स्वयं बनती हैं, इस तथ्य को भी पुख्ता किया है इन कहानियों ने। इनमें प्रवाह है, लंबी है, 20-20 पृष्ठ की कहानियां हैं। एक कहानी 40 पृष्ठ की भी है। इनमें से मुझे उपन्यास की गंध आती, यानी इसका जो फलक है विस्तृत है, विस्तार की गुंजाइश है इसमें। भाषा सरल है, गुंफित है, सहज है, अलंकृत है। आसपास की कहानियां हैं, अर्थात यथार्थवादी शैली है इसमें। अब मैं बात करूंगी कहानियों की। तो प्रथम कहानी सिगरेट। स्त्री की इच्छाएं ससुराल में स्वार्थ तले रौंदी जाती हैं। पति अपने परिवार को अहमियत देता है और पत्नी ता जिंदगी सिगरेट की तरह सुलगती है। वास्तव में देखा जाए तो पत्नी अपने पति की बुरी आदतें नहीं छुड़वा पाती। सिगरेट, शराब, पुराना प्रेम, अपने परिवार का मोह सच में नहीं छुड़वा पाती। जबकि देखिए, एक पत्नी कितना त्याग करती है, कितना समर्पण करती है। विवाह के बाद समर्पित हो जाती है नारी। यही इस कहानी का थीम है, यही उद्देश्य है, ये बताया गया है। प्रतीकात्मक कहानी है, पत्नी की अधूरी ख्वाहिश है, ये अच्छी कहानी है। अब दूसरी कहानी की बात करती हूँ तो चीख कहानी। रेप पीड़िता लड़की का संघर्ष, समाज की सोच कैसी होती है, ये सब बताया है।
और डॉक्टर ही उसको सदमे से बाहर निकालती है और वह सच में डॉक्टर का संबल पाकर उठ खड़ी होती है, लड़ने के लिए मुस्तैद तैयार। वह नहीं झुकना चाहती। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि ये हमारे समाज का सच में एक यथार्थ है, कटु यथार्थ, काला यथार्थ है कि जो रेप पीड़िता है उसका बार बार रेप होता है। अब बात करते हैं अगली कहानी की। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। अच्छी कहानी। पिता की किराएदार प्रेयसी को फिर से सहारा देना किसी भी पुत्र के लिए आसान नहीं होता, लेकिन वह कोशिश करता है। पुत्र को अपने पिता से हमदर्दी होती है। अपने पिता की प्रेयसी से हमदर्दी थी, क्योंकि पिता देह त्याग की सीढ़ी पर खड़े थे और वे बहुत कुछ कहना चाहते थे अपनी प्रेयसी से। पुत्र समझ जाता है अपने पिता की बात को। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगी आप सभी से कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के प्रेमी को स्वीकार करता है? तो दोस्तों, समाज का ये जो व्यवहार है, दोगला व्यवहार है, बस यही अब बर्दाश्त नहीं होता और यही लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर रही। यही कारण है कि पति पत्नी और के इनके जो समीकरण है वो बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें पृष्ठ 67 पर विधवा स्त्री लिखा है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, स्त्री को हटा के सिर्फ विधवा होना लिखा जाना चाहिए, वो सही है। अब बात करते हैं अगली कहानी की, निर्वासन। भावुक बुजुर्ग की कहानी है, बहुत भावुक कहानी है। घर में बुजुर्ग है और वो कहीं चला जाता है क्योंकि उस पर ऋण है। उनके बच्चे कोशिश करते हैं ऋण उतारने की, तो वे घर छोड़कर चला जाता है पिता। बाद में जो पोता है वो देखता है उनको स्टेशन पर भीख मांगते हुए, तो पोता समझा बुझा कर वापस घर ले आता है। निर्वासन कहानी में मुझे कहीं कहीं यह महसूस हुआ कि जो घर का पिता है, जो घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, वह भी तो इंसान है, गलती उससे भी होती है। लेकिन जो पुत्र हैं वे उस गलती को माफ़ नहीं करते। हाँ, ऋण चुकाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिता उनसे स्नेहिल जो हाथ का स्पर्श है उसकी उम्मीद करता है और उस पिता को नहीं मिलता जो उसे पोते से मिलता है। और अब मैं अगली कहानी की बात करूंगी, उसका अपना रास्ता। ये तो आजकल के युवाओं की कहानी है। जब लड़की मिस इंडिया बनने के लिए घर से निकलती है, उसको असफलता मिलती है, पंख कट जाते हैं, ज़मीन पर धराशायी हो जाती है। बड़ी बहन को बार बार वो खत लिखती है, निराश होती है, अकेली है, शोषित है, हारी हुई है। तो वो अपनी बहन को बताती है कि एक साथिन कुंवारी माँ उसको सहारा देती है, तो कहती है कि मिस इंडिया नहीं बनी तो कोई बात नहीं, मदर इंडिया बन जाओ। यानी वो भी गर्भवती हो जाती है। मॉडलिंग की दुनिया का काला सच उर्मिला जी ने इस कहानी में उजागर किया है। सच में ये जो दुनिया है ना दिखावे की, बहुत हसीन लगती है, लेकिन इतनी भयावह है कि जो इंसान इसमें प्रवेश करता है जब निकल नहीं पाता तो वहीं दम तोड़ देता है। ये कहानी सीख लेने वाली कहानी। एक कहानी पत्ते झड़ रहे हैं, एक प्रेम कहानी जिसका दुखांत। लड़की ने तो निस्वार्थ प्रेम किया था, लेकिन लड़के ने अपने समान कैरियर वाली लड़की से विवाह किया। महत्वाकांक्षी पुरुष। लड़कियों को मुझे लगता है कि इतना प्रेम शायद नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो प्रेम की अति भी बुरी है। बिवाइयाँ कहानी किसानों द्वारा की जा रही सामूहिक आत्महत्याओं की कहानी हृदय विदारक है। बैंक से जब ऋण लेते हैं किसान नहीं चुका पाते तो उन्हें गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। सच में जो अन्नदाता है हमारा, उसका इतना बुरा हाल। सोचिए कि अगर हमें अनाज खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ये एक सोचने वाली कहानी, चिंतन का विषय है बिवाइयाँ कहानी। दीवार के पीछे कहानी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, अंतरधर्म का प्रेम जो होता है अंतरधर्म में, लेकिन समाज को तो मंजूर नहीं। वे दोनों को पकड़ लेते हैं अपने मिशन पूरा करने के लिए। आतंकवादी जो गुट है उनको लगता है कि ये आसान शिकार हैं। तो ये एक प्रेम कहानी है। एक यात्रा कहानी है
स्वतंत्र जीवन जीती माँ जब बीमार होती है तो उसको बेटी घर लिवा लाती है, उनकी सेवा करती है, उन्हें वापस कैनवस पकड़ाती है, ब्रश पकड़ाती है कि माँ, जैसे कहते हैं ना, जी ले अपनी ज़िंदगी, तो वो भी कहती है माँ जी ले अपनी ज़िंदगी। और बेटी चाहे तो सच में माँ को साथ से निकाल सकती है। सच्ची साथी होती है माँ बेटी दोस्तों। इसी को पुख्ता करती है, इस तथ्य को, ये इनकी यात्रा कहानी। और अब मैं आखिरी कहानी की बात करूंगी, ए देश बता तुझे हुआ क्या है। एक लंबी कहानी है, इसमें 6 दृश्यों के माध्यम से बढ़ती है। कोरोना काल का भयावह सच इसमें है जो आज भी डराता है। इन्होंने डॉक्टर को सफ़ेद देवदूत कहा है, नर्सों को सफ़ेद तपस्विनी कहा है, उनका त्याग, उनकी ड्यूटी, उनका समर्पण सब बताया है। अस्पताल के कोरोना वार्ड में जब 20 मरीज होते हैं तो सच में जान निकल जाती है। उनकी चीख पुकार, मौत का भय। इसमें नायिका जो है वो ईश्वर से कहती है कि हे भगवान मुझे 5 वर्ष दे दे बस, उसके बाद ले लेना। सब सच में हम सभी ने यही सोचा था उस समय। 2 पात्रों की कहानियां समानांतर चलती हैं। एक गरीब गांव वाला कैंसरग्रस्त पत्नी को साइकिल पर भोपाल हॉस्पिटल में लेकर आता, हॉस्पिटल में कीमो के लिए। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही है आंखों के सामने से पढ़ते हुए। भयावह समय को दर्ज किया है उर्मिला जी ने। और इसमें बताया है कि हाँ, भ्रष्टाचार है, अगर भ्रष्टाचार है तो सदाचार भी है इस दुनिया में, उपकार भी है, और ये सदियों से होता आया है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, अब मात्रा ज़्यादा हो गई है भ्रष्टाचार की। तो ये जो कहानी है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये दुनिया 2 लोगों में बटी है, 2 तरह के, एक स्वार्थी और एक निस्वार्थ। और ऐसी जीवंत कहानियों के लिए मैं उर्मिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं कुछ अंश जरूर पढ़ना चाहूँगी इनकी कहानियों से। एक तो मैं ये बताना चाहूँगी, छोटे छोटे बच्चे हैं या किसी के माँ बाप हैं, बूढ़े दादा दादी हैं, और जो नर्सें हैं वो ड्यूटी खत्म होने के बाद नहाती हैं, फिर खाना बनाती हैं, सुबह 4 बजे उठती हैं क्योंकि सुबह जल्दी आना पड़ता है। 4-5 सिस्टर्स को कोरोना हो चुका है, 8-8 घंटे की तो कई बार डबल ड्यूटी भी करनी पड़ती है। सच में उन लोगों ने किया। और एक और मैं करना चाहूँगी, माहौल एकदम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जैसा है। जिन्होंने स्पॉन्सर किया था वे गिफ्ट दे रहे हैं, कमिश्नर ताज पहना रही है, अनुराधा भीड़ के पीछे गुम हो गई, वृंदा की आंखें उसे ढूंढ रही हैं, मगर प्रेस से आए छायाकारों, टीवी कैमरों ने उसको और पीछे कर दिया। पता नहीं कितनी देर तक फोटो निकालते रहेंगे ये। आखिर कैमरों की भीड़ छट रही है और अनुराधा उसकी ओर आ रही है। तो ये सब इन्होंने देखा। आपने सुना ही होगा कि भाषा कितनी सरल है, आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और अंत में मैं ये पढ़ना चाहूँगी, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। हे भगवान, केवल 5 वर्ष दे दो, केवल 5 वर्ष। मेरे बच्चों का कोई नहीं है, वे अधर्मी हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह मन ही मन पाठ कर रही है, जाप कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सच में आप इस जीवन को, इस कालखंड को वापस इन कहानियों के माध्यम से जी रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।